जय हिंद साथियों, चलिए हम आज बीपीएससी में केमिस्ट्री से पूछे गए सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। इसमें आपका अभी तक बीपीएससी द्वारा जितने भी आपका केमिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया है सभी को हम हल करने वाले हैं। और इसमें आपका देखिए क्वेश्चन जो आपका होगा वो आपका बाइलैंग्वेज होगा, यानी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन होगा। क्योंकि देखिए साइंस में ऐसे होता है कभी कभी कि आपको हिंदी में प्रश्न समझ में नहीं आता है, तो आपको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपका प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए इसे हम बाइलैंग्वेज रखे हैं। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए इससे पहले आपको हम फिजिक्स का यानी बीपीएससी में आपका फिजिक्स से जितने भी आपका क्वेश्चन पूछे गए थे इससे आपको हम हल करवा चुके हैं। तो यदि आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके प्लेलिस्ट में आकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन है कि लोहे का शुद्धतम रूप है, लोहे का शुद्धतम रूप है, तो ये आपका है पिटवा लोहा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है, पिटवा लोहा होता है। आपका ऑप्शन डी होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आयरन है लोहा वो 8वें समूह का पहला तत्व है, 8वें समूह का पहला तत्व है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक तत्व नहीं है। आपको पता है कि तत्व 3 टाइप का होता है, आपका धातु, धातु अधातु, धातु अधातु और उपधातु होता है। तो ये तत्व का 3 टाइप्स होते हैं, धातु अधातु उपधातु। तो ये आपका तीनों तत्व है, लेकिन गैस ये क्या है, ये तत्व नहीं है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कर आपका, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र यानी आधुनिक यानी मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं आपका लेवोजियर को। ध्यान रखिएगा, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहते हैं लेवोजियर को। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन कर आपका, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं। देखिए परमाणु के यानी एटम के जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक, और उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो क्वेश्चन कर आपका कि परमाणु के नाभिक में यानी न्यूक्लियस में मूल कण क्या होता है। तो ये होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नाभिक यानी न्यूक्लियस में मूल कण होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और देखिए इसी को हम बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है आपका मास नंबर। तो न्यूक्लियस में कौन 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 होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इससे आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन कर आपका कि किस नियम के अनुसार समान दाब पर सभी गैस के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यानी देखिए इसमें आपका सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर और सेम क्या है, वॉल्यूम है। तो सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर और सेम वॉल्यूम हो तो उसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। तो ये आपका कहते हैं एवोगाड्रो लॉ, यानी एवोगाड्रो नियम में ऐसे होता है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए एवोगाड्रो लॉ में क्या होता है आपका, यानी प्रेशर भी कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट होता है, ठीक, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और देखिए एक होता है आपका यानी बॉयल्स लॉ, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो इसमें ये क्या होता है आपका बॉयल्स लॉ में होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, तो चार्ल्स लॉ में आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। चार्ल्स लॉ में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट। एवोगाड्रो लॉ में क्या होता है, तो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम तीनों कांस्टेंट होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और एक फार्मूला तो आपको ध्यान रखना ही है, PV बराबर nRT, ठीक है, PV बराबर nRT, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए यहाँ पर कि एवोगाड्रो नंबर जो होता है इसका वैल्यू क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। तो ये होता है आपका 6.022 गुने
10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल, इतना मॉलिक्यूल्स पर मोल होता है, इससे आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 6 है। क्वेश्चन का आपका कि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी। अभी आपको बताए थे कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है, ये आपको होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया है 18, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको दिया है, और न्यूट्रॉन की संख्या आपको दिया है। न्यूट्रॉन की संख्या दिया है 20, तो देखिए इलेक्ट्रॉन दिया 18 लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या दिया 20, लेकिन इसमें प्रोटॉन की संख्या नहीं दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट में आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ से जब आपको इलेक्ट्रॉन दिया है 18, तो यहाँ पर आपका प्रोटॉन भी कितना होगा, 18 ही होगा। ठीक है, प्रोटॉन 18 ही होगा। तो अब हमें पता चल गया कि कितना इसमें प्रोटॉन है। तो यहाँ से हम मास नंबर निकाल लेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा इतना ही प्रोटॉन होगा, तो प्रोटॉन आपका 18 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन आपका कितना है, 20 है, तो 20 प्लस 18 कितना होगा, 38 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 38। तो इस फार्मूला को आप ध्यान रखिएगा, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन का आपका कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, यानी वही कहने का अर्थ हुआ कि यानी न्यूक्लियस मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, तो वही आपको बताया अभी कि यानी मास नंबर जो होता है यही आपका होगा, यानी आपका देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है मास नंबर। तो इसमें देख लीजिए क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग। अब देखिए ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी में दिया है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की कुल द्रव्यमान होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। द्रव्यमान नहीं होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का योग होता है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का योग होता है, ये द्रव्यमान का योग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो ए और बी ऑप्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ दिया जाता है कि न्यूट्रॉन कितना होगा, कैसे निकालेंगे। तो मास नंबर होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो यहाँ से हम एन निकाल सकते हैं, क्या आएगा आपका ए माइनस पी आएगा। यानी हम यहाँ से याद रख सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, तो ये आपका होगा मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, यानी मास नंबर में से प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन आपका कि न्यूनतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, याद करने वाला है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी होगा C/137। कितना होता है, C/137 होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा है, ये आपका ये इस बार बीपीएससी टीचर 9 to 10 में आपका ये पूछा गया है, 9 to 10 के एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल होती है C/137। सी क्या है, सी है आपका स्पीड ऑफ लाइट, ये कितना होता है, तो ये होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन आपका बी होगा C/137। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन का आपका कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड यानी आपको दिया है Pu, और यहाँ आपका होगा 94 और यहाँ होगा आपका 242, ये आपको दिया है। कह रहा है नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। अभी आपको जस्ट पहले बताए थे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, तो ये करेंगे क्या, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कर देंगे हैं। क्या होता है, मास नंबर में से हम प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए ये जो आपको नीचे दिया है 94, ये क्या है, तो ये आपका एटॉमिक नंबर है। हमको पता है कि जो एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो प्रोटॉन की संख्या होती है, तो यानी 94 क्या हो गया, प्रोटॉन की संख्या हो गया। ठीक, और ये जो 242 है ये क्या है, तो ये आपका मास नंबर है, यानी ए का वैल्यू है कितना, 242।
242। ए की वैल्यू 242 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो यह है आपका 94 है। तो क्या हम यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। क्या होता है, n बराबर a माइनस पी होता है। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो a माइनस पी कीजिएगा, ये कितना है 242 है, तो 242 में से क्या घटेगा 94 माइनस करेंगे। चलिए सही से लिखते हैं, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये आपका है 242 माइनस ये आपका आ जाएगा 94, माइनस करेंगे कितना आएगा, ये आपका आएगा 148 आएगा, 148 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा 148। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर का 10 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए चार्ज लेस, इंग्लिश में देखिए चार्ज लेस, यानी जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। हिंदी में क्या लिखा है, आवेश रहित। अब इसी में आप कन्फ्यूज हो जाइएगा, आवेश रहित है कि आवेश सहित है। आवेश रहित का अर्थ होता है जिसमें आवेश न हो, जिसमें क्या हो, आवेश न हो, यानी जिस पर चार्ज कोई भी चार्ज न हो। तो आप कभी कभी इंग्लिश भी देख लीजिएगा, तो कह रहा है चार्ज लेस, कौन सा पार्टिकल चार्ज लेस है। तो आपको पता है कि अल्फा कण क्या होता है, तो हीलियम +2 चार्ज को हम क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। तो ये तो आपका पॉजिटिव है, इस पर चार्ज है। फिर आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। इंग्लिश में देख लीजिए क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कर कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व द्वारा उत्सर्जित, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट द्वारा इमिटेड कर कौन सा चार्ज है जो पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए इसमें ये तो आपको पता है कि अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये 3 रे निकलता है किससे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, अल्फ़ा, बीटा और गामा। देखिए अल्फ़ा कण क्या होता है, अभी आपको बताए थे कि हीलियम +2 चार्ज को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा कण बोलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज तो आपका ये है। बीटा किरण क्या होता है, ये आपका निगेटिव चार्ज होता है बीटा पर। ठीक है, तो ये आपका सी नहीं होगा, यानी आपका बी हो जाएगा, अल्फ़ा किरण। क्या होगा, अल्फ़ा किरण होगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कर आपका कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, यानी क्वेश्चन करने का अर्थ ही हुआ कि आइसोटोप्स में क्या अलग होता है। देखिए नाम क्या है, समस्थानिक। समस्थानिक कहने का अर्थ हुआ क्या है, सेम स्थान, स्थान क्या हो, सेम हो। समस्थानिक मतलब स्थान क्या हो, सेम हो। जब आपका स्थान सेम होगा, इसका मतलब क्या होता है, स्थान यानी किसी भी एलिमेंट को किस आधार पर रखते हैं, तो उसके परमाणु संख्या के आधार पर रखते हैं। तो परमाणु संख्या इसका स्थान हुआ, यानी परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉन के बराबर होता है। इसका मतलब है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, समस्थानिक मतलब सेम स्थान, मतलब सेम स्थान मतलब क्या, उसका परमाणु संख्या क्या हो, सेम हो। परमाणु संख्या सेम होने का मतलब प्रोटॉन की संख्या सेम हो। जब प्रोटॉन की संख्या सेम होगा तो आपका न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट हो जाएगा। यानी आपका देखिए इसमें क्या होता है, परमाणु संख्या सेम होता है लेकिन मास नंबर आपका डिफरेंट होता है। तो मास नंबर डिफरेंट किस कारण से होता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या आपका इसमें डिफरेंट होता है। ठीक है, तो कह रहा है क्या अलग अलग होंगे समस्थानिक में, तो प्रोटॉन तो सेम होगा लेकिन आपका न्यूट्रॉन अलग अलग होगा। न्यूट्रॉन की संख्या किसी ऑप्शन में है, यहाँ थोड़ा सा आपका मिस्टेक हो गया, ऑप्शन आपका ए में होगा यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या, तो आप ऑप्शन ए लेकर चलेंगे। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा न्यूट्रॉन की संख्या, मिस्टेक हो गया है। तो ध्यान रखिएगा समस्थानिक में क्या होता है, इसमें आपका प्रोटॉन की संख्या सेम होते हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये तो ध्यान रखना ही है। सिंपल आप ध्यान रख सकते हैं कि समस्थानिक में आपका परमाणु संख्या सेम होता है, ठीक है, लेकिन आपका परमाणु भार यानी परमाणु भार आपका क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो देखिए परमाणु संख्या सेम होता है इसीलिए आपका प्रोटॉन की संख्या सेम होता है, परमाणु आपका भार अलग होता है इसीलिए आपका इसमें न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होता है। ठीक है,
तो दोनों चीज़ एक ही है, उसको समझिएगा। तो नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन का आपका नाभिकीय विखंडन, यहाँ विखंडन होगा, नाभिकीय विखंडन किस सिद्धांत के कारण होता है? यहाँ मिस्टेक है, क्वेश्चन होना चाहिए आपका कि नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है। चलिए इंग्लिश में देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन ऑक्योर्ड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ व्हाट। इंग्लिश में आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, इंग्लिश में सही है, यानी कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन किसके संघात यानी किसके बर्फबारी से होता है, यानी किसके कोलिजन से होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये होता है आपका न्यूट्रॉन के कोलिजन के कारण, ठीक है, न्यूट्रॉन के कोलिजन के कारण आपका नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन के बमबारी से नाभिकीय विखंडन होता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो ये क्या था आपका जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। क्वेश्चन का 14 है। क्वेश्चन का आपका कि फैराडे स्थिरांक क्या है? फैराडे स्थिरांक क्या है? यह एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्न से किसका पीएच मान 7 है? किसका पीएच मान 7 है? आप देख सकते हैं आपका बीपीएससी में 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपको पता होगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, ठीक। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है और शुद्ध पानी का भी पीएच मान आपका 7 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए और बी दोनों सही है। अगर किसका पीएच मान 7 होता है तो उदासीन विलयन का भी 7 होता है और शुद्ध पानी का भी पीएच मान 7 होता है। तो ए और बी दोनों सही होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये तो आप ध्यान रख लीजिए। और एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए, पीएच मान कैसे निकालते हैं इसका भी फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए। तो पीएच मान निकालते हैं माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, ऐसे हम पीएच मान निकालते हैं। यहीं पर आपको H प्लस आयन निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यहाँ आपका आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 10 के पावर माइनस pH, 10 के पावर माइनस pH, ये आपका आ जाएगा H प्लस आयन का वैल्यू, ठीक है। तो दोनों फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, ये आपके आगे काम आएंगे। इसी में आपका आगे क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर हम इसे यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से किस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है? अभी आपको बताएं कि 7 से अधिक पीएच मान किसका होता है? तो क्षारीय विलयन का होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ये तो आपको पता ही होगा। और उदासीन का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन का आपका पानी का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध पानी का, जब पानी आपको दिया गया है तो आपको मानना है शुद्ध पानी है, ठीक है, और शुद्ध पानी का पीएच मान आपका 7 होता है, ऑप्शन आपका बी होगा। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी जो है 20 में पूछा गया है। तो प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे आपको लिखा गया है कि ये क्वेश्चन आपका कब बीपीएससी ने पूछा है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न ही है, इसीलिए यदि आप एग्जाम नहीं, इस बार आप बीपीएससी टीचर शिक्षक भर्ती का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस क्लास को जरूर देखिए और बीपीएससी क्वेश्चन बैंक को आप जरूर बना के जाइए, ठीक है। आप किसी भी क्लास के दे रहे हैं 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 किसी का दे रहे हैं तो आप बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक जरूर बनाइए, क्योंकि आपका क्वेश्चन यहीं से रिपीट करता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? इसमें आपको देखना है कि किसका गलनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। देखिए, तो इसमें देखा जाए आपका तो हो जाएगा बोरॉन, ठीक है। इसमें आपका बोरॉन का गलनांक अधिक होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए, इसमें आपको ऐसे गलनांक याद ही रखना पड़ेगा, किसका गलनांक कितना होता है। तो इसमें देखा जाए तो बोरॉन का गलनांक आपका इसमें सबसे अधिक होता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन का आपका कि नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये आपका होता है Al2O3, यहाँ पर O3 होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो रूबी यानी नीलम का सूत्र होता है आपका Al2O3 होता है, इसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। Al2O3 होता है, आपका ऑप्शन नंबर
ए आ जाएगा। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, इसको 3 बना लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन कर आपका कि एक घोल का pH मान 3 से 6 बदलता है तो H+N की सांद्रता क्या होगी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H+N क्या होगी। अभी आपको हम पहले यानी कुछ देर पहले आपको बताए थे H+N कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला आपको बताए थे कि आपका होता है यानी 10 के पावर माइनस ऑफ pH, क्या बताए थे 10 के पावर माइनस ऑफ pH। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि pH मान जो है इसका ध्यान दीजिएगा क्या होता है, पहले 3 था उसके बाद 6 होता है। जब 3 रहेगा pH मान तब H+N के क्या होगा, तब होगा आपका 10 के पावर -3 होगा। जब pH मान 6 होगा तब H+N क्या होगा, तब हो जाएगा आपका 10 के पावर -6 हो जाएगा। अब बताइए आप 10 के पावर -3 से ये 10 के पावर -6 हो गया है तो ये कितना कम हुआ है, ज़्यादा तो नहीं कर सकते भाई, माइनस पावर में माइनस है, ध्यान रखिएगा। यहाँ -3 है या -6 है तो इसमें छोटा या बड़ा कौन है, ये बड़ा है 10 के पावर -3 और 10 के पावर -6 छोटा है। तो ये कितना गुना कम है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो आपका जगह 10 के पावर -6 जो बाद में था, पहले था आपका 10 के पावर -3 था। आपको पता है कि भाग में बेस सेम हो तो पावर आपका क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या 10 के पावर -3 आएगा, उसको सही से लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 1/1000। तो 1/1000 यानी 1/1000, तो ये हम कह सकते हैं इसे कि 1000 गुना कम हो जाएगी, 1000 गुना कम हो जाएगी। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन का आपका कि ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन होती है तो ब्रोमीन एक लाल द्रव होती है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा ब्रोमीन क्या है, तो ये हैलोजन वर्ग की एलिमेंट है। हैलोजन वर्ग यानी वर्ग नंबर 17 नंबर वर्ग की ये एक हैलोजन वर्ग के एलिमेंट है, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर 35 होती है, 35 होती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ब्रोमीन ही एक ऐसे अधातु है, ब्रोमीन ही एक ऐसे धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, तो ये है आपका ब्रोमीन। और एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन सा एलिमेंट है, यानी कौन सा आपका धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। तो धातु में कहा जाए तो ये आपका पारा है, ठीक है, धातु में पारा है, अधातु में आपका कौन है, तो ये आपका यानी ब्रोमीन है। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे क्वेश्चन मिलेगा भी। तो ध्यान रखिएगा ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। और धातु में कहा जाए तो धातु में पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो ये दोनों प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, यानी कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। तो यूरेनियम आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियम भी है और थोरियम भी है, लेकिन कैडमियम ये कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कैडमियम। तो कैडमियम ये आपका कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। ध्यान रखिएगा रेडियम यह एक विषैली धातु है, ठीक है, यह एक विषैली धातु है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और इसका कलर जो होता है वो सिल्वर कलर का होता है, ठीक है, इसका कलर जो होता है वो सिल्वर कलर की होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन का आपका संघनन क्या है, संघनन क्या है, व्हाट इज अ कंडेंसेशन, ठीक है, संघनन क्या है। तो संघनन कहते हैं हम जब आपका वाष्प द्रव में परिवर्तित हो जाए, वाष्प जब द्रव में परिवर्तित हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। यानी कोई भी वाष्प कहिए या गैस कहिए, ठीक है, गैस भी क्या है, वाष्प भी है। तो कोई भी गैस जब वह यानी तरल अवस्था में बदलती है, यानी द्रव अवस्था में बदलती है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, ठीक है।
तो वर्षा जो होती है उसमें भी संघनन प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर आपका देखिए, यह क्वेश्चन आप देखिए 69वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन आपका 69वीं बीपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन कर आपका कि बिलियन या विलय के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए आपको हिंदी में समझ में नहीं आएगा, बिलियन, विलायक, विलय क्या होता है। ठीक है, विलय कहते हैं किसको, इसको हिंदी में बोलते हैं सॉल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। और विलायक किस बोलते हैं, सॉल्वेंट को बोलते हैं। और बिलियन तो जानते हैं सॉल्यूशन को बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको इंग्लिश में टर्म आपको काम देगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, तो उस समय आपको हिंदी में समझ में नहीं आता है, उसी समय आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। तो एग्जाम में आपको दोनों लैंग्वेज आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है। तो जब आपको हिंदी में समझ में नहीं आए तो आपको इंग्लिश का भी इसका लैंग्वेज देखिए। अब देखिए इंग्लिश में पढ़िए। इंग्लिश में आपका है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट इज नोन एज व्हाट इन केमिस्ट्री। इसे केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, तो इसे केमिस्ट्री में कहते हैं हम बिलियन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट इन नोन एज क्या कहते हैं इसे बिलियन की सांद्रता कहते हैं, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। और ये आपका जो पॉइंट है ये सेम टू सेम आपका एनसीईआरटी से उठाकर यहाँ पर रखा गया है। सेम टू सेम आपका एनसीईआरटी का ही भाषा है, ठीक है। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन का आपका वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन को हम वेल्डिंग में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन का आपका कि गैल्वेनाइड लोहे की परत होती है। गैल्वेनाइड लोहे की परत होती है। तो ये आपका होता है किसका, तो जस्ता का होता है, उसे बोलते हैं जस्तीकरण। क्या बोलते हैं, जस्तीकरण बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन का आपका कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कौन सा है। कपड़े को साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कौन सा है, तो ये आपका सल्फोनेट, सल्फोनेट ऑप्शन डी होगा। किसका यूज करते हैं, तो सल्फोनेट का यूज करते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन का आपका कि वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो ये आपका है, ध्यान रखिएगा, आयरन, जस्ता, मैग्नीशियम और सोडियम, जो हमारे शरीर के पसीने से निकलता है, सोडियम। और आपका है पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। तो पोटेशियम भी हमारे शरीर के यानी जो पसीना है उसके माध्यम से निकलता है। तो ध्यान रखिएगा, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी मानव शरीर के पसीने के माध्यम से बाहर निकलती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन का आपका नीला थोथा रासायनिक रूप से है, यानी नीला थोथा का रासायनिक रूप से इसका नाम क्या होता है, तो नीला थोथा कहते हैं आपका कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहते हैं। और कॉपर सल्फेट का सूत्र ध्यान रखिएगा, CuSO4 2H2O, CuSO4 2H2O, ये होता है आपका कॉपर सल्फेट का सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन का आपका रासायनिक विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है, यानी फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, तो फिजिकल चेंज में आपका ध्यान रखिए, भौतिक परिवर्तन में उस परिवर्तन को कहते हैं जिसको हम पूर्णतः यानी पुनः उसे हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। भौतिक परिवर्तन उसे कहेंगे जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकेंगे। जैसे आपको दिखाते हैं, जैसे आपका है कि पानी यानी बर्फ़ का पिघलना, जैसे आपका है कि बर्फ़ का पिघलना, जैसे बर्फ़ पिघल कर क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा।
ठीक है, हम पानी को ठंडा करके बर्फ़ बना सकते हैं। यानी जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं वो आपका होता है भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप पकड़ लेंगे। जैसे आपका हो गया कि बर्फ़ का पिघलना, ये क्या है आपका भौतिक परिवर्तन है। जैसे आपका मोमबत्ती का पिघलना है, जैसे आपका है मोमबत्ती का पिघलना, तो मोमबत्ती पिघल कर जो बनेगा उससे हम फिर मोमबत्ती प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये आपका क्या है, मोमबत्ती का पिघलना भी क्या है, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें क्या है, कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, चलिए देखते हैं। लोहे में जंग लगना, नहीं, लोहे में जो जंग लग जाएगा तो फिर हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि उसे जंग खा गया रहेगा लोहा का। ठीक है, पानी को उबालना, ठीक है, पानी को उबाल कर हम वाष्प बन जाएगा। ठीक है, पानी को उबालिएगा तो क्या बनेगा, ये आपका जल वाष्प बन जाएगा और इस वाष्प को हम ठंडा करके पानी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यानी पानी को उबालना क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, लकड़ी जल जाएगा तो फिर बचेगा क्या, वापस नहीं आ सकता, यानी ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो लकड़ी का जलना क्या है, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा पानी का उबालना। ठीक है, पानी का उबालना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज है, क्या कह रहा है, अलौह धात्विक खनिज किसे कहते हैं, जिस धातु में लोहा का कोई अंश नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें लोहा का कोई भी अंश नहीं पाया जाता है उसे हम बोलते हैं अलौह धातु। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं अलौह धातु। तो इसमें देखिए ऑप्शन देखा जाए तो ये आपका कोबाल्ट और टिन जो है ये आपका क्या अलौह धातु है, इसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है। इसके साथ ध्यान रखिएगा, कोबाल्ट यहाँ दिन दे दिया, टीन होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, टीन होगा, इसे आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी को सुधार लीजिएगा, टीन होगा। तो कोबाल्ट और टीन ये क्या है, अलौह धात्विक खनिज है, इसमें लोहा का अंश नहीं होता है। इसके साथ ध्यान रखिएगा, और तांबा भी होता है। ठीक है, तांबा, जस्ता, ये सब क्या है, ये सब अलौह धात्विक खनिज है, तांबा, जस्ता, कोबाल्ट, टीन। जबकि मैग्नीज और निकेल ये क्या है, तो ये आपका है लौह धात्विक खनिज। ठीक है, मैग्नीज और निकेल क्या है, तो ये आपका है लौह धात्विक खनिज, यानी जिसमें लोहा का अंश होते हैं, ये आपका है लौह धात्विक खनिज है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर सी और डी होगा, यहाँ दिन नहीं होगा, टीन होगा। ठीक है, हो जाता है कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, तो आपका टीन होगा, ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन क्या आपका कि ट्यूबलाइटों तथा प्रखनलियों में प्रयोग की जाने वाली ग्लास किससे बने होते हैं। जो ट्यूबलाइट और प्रखनली होते हैं उसमें बने लगे ग्लास किसका बना होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सिलिका और सोडियम कार्बोनेट के बने होते हैं, सिलिका और सोडियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसमें सबसे अधिक होती है। तो ये आपको पता होगा, रजत यानी चांदी, रजत मतलब चांदी, चांदी का चालकता सबसे अधिक होती है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उसके हम दूसरे टर्म कहे, दूसरे भाषा में कहे तो चांदी का, ध्यान रखिएगा, चांदी का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, चांदी का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। ठीक है, चांदी का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, ध्यान रखिएगा, चांदी का रेजिस्टेंस क्या होता है, तो कम होती है, लेकिन इसका कंडक्टिविटी क्या होती है, चालकता क्या होती है, तो चालकता सबसे अधिक होती है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध और चालकता ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, यानी जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसका चालकता कम होगा, और जिसका प्रतिरोध कम होगा उसका चालकता सबसे अधिक होगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन का आपका पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली गैस है, ये आपको पता होगा क्या है, कि आपका है नाइट्रोजन है। कितना परसेंट मिलते हैं, 78% मिलते हैं। ऑक्सीजन कितना मिलते हैं, 21% मिलते हैं। और आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट मिलते हैं वायुमंडल में, तो ये आपका 0.03% मिलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन आपका कि अल्कोहल को
कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी किसके द्वारा इसे हम कर सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसे हम यानी ऑक्सीडेशन के द्वारा मात्र ऑक्सीडेशन के द्वारा बदल सकते हैं। यानी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना है तो क्या होगा? तो ये ऑक्सीडेशन के द्वारा बदला जा सकता है। ऑप्शन आपका ये होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन का आपका कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः किसका प्रयोग किया जाने वाला तत्व है? तो ये आपका है यूरेनियम। किसका यूज करते हैं? यूरेनियम का यूज करते हैं। ऑप्शन बी होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का बीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आपका 37 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक मतलब क्या है? जो आग को बुझाता है, ठीक है, जो आग को बुझाता है उसको बोलते हैं अग्निशामक यंत्र। तो देखिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। भाई आग लगा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दीजिए तो क्या आग बुझा जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में यानी आग जल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड आपका सबसे अच्छा अग्निशामक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कह रहा है फ्लोरीन अथवा वॉलीबॉल होता है। तो फ्लोरीन जो होता है ये वॉलीबॉल की तरह होता है, कार्बन परमाणु का बना होता है, यानी कितने परमाणु से बना होता है? तो ध्यान रखिएगा फ्लोरीन जो है वो आपका यानी कार्बन 60 से बना होता है। यानी फ्लोरीन में 60 कार्बन रहता है, यानी फ्लोरीन जो होता है वो 60 कार्बन से बना होता है। तो ध्यान रखिएगा फ्लोरीन में आपका कितना होता है? तो कार्बन 60। ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ई हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कह रहा है अधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? अब देखिए क्वथनांक हो सकता है आपको हिंदी में समझ में ना आए, लेकिन जब इसका इंग्लिश टर्म देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ऊंचाई जाने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। अधिक ऊंचाई पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो जैसे जैसे आपका ऊंचाई बढ़ेगा वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो घटता है, ठीक है। ऊंचाई बढ़ेगा जैसे जैसे तो उससे क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। क्यों घटता है? देखिए जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, वैसे वैसे आपका प्रेशर क्या होता है? घटता है। जैसे जैसे प्रेशर घटेगा उसी तरह से आपका बॉइलिंग पॉइंट भी घटने लगता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे प्रेशर घटेगा उसी तरह से आपका बॉइलिंग पॉइंट भी घटता है, यानी क्वथनांक भी घटता है। यदि प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका बढ़ेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो हाइट बढ़ेंगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर जब कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट आपका भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ऊंचाई पर जाने पर यानी पहाड़ पर जाने पर क्या होगा? प्रेशर कम होगा, प्रेशर जब कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा। इसीलिए पहाड़ पर खाना बनाने में अधिक समय लगता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। निम्न में से सबसे भारी धातु है तो इसमें देखा जाए आपका तो प्लेटिनम है। प्लेटिनम की सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु कहने का अर्थ हुआ कि किसका यानी डेंसिटी सबसे अधिक है, ठीक है। किसका डेंसिटी सबसे अधिक है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी होगा प्लेटिनम। क्या होगा? प्लेटिनम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन कह रहा है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो ये कहा था आपका अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने। ऑप्शन डी होगा। और यहीं पर आपका एक फार्मूला दिया था E बराबर mc²। क्या दिया था? E बराबर mc²। और देखिए इस यहाँ पर C क्या है? तो C आपका है स्पीड ऑफ लाइट है। इसका वैल्यू होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी ध्यान रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ लाइट। और E बराबर mc² होता है। ये आइंस्टीन ने लॉ दिया था और इसी में बताया था कि पदार्थ को भी ऊर्जा में बदला जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन कह रहा है वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। यानी रासायनिक ऊर्जा को
रासायनिक ऊर्जा को क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। वो कौन सा है, देखिए एक आपका है गैल्वेनिक सेल। तो देखिए गैल्वेनिक सेल क्या करता है, ये प्रकाश ऊर्जा को, ध्यान रखिएगा, क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जबकि ईंधन सेल क्या करता है, ये आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ईंधन सेल, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन का आपका टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह एक तरह से जिप्सम है, ऑप्शन आपका डी होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2S2, ये आपका जिप्सम का सूत्र होता है। और देखिए जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो आपका पेरिस प्लास्टर का निर्माण होता है। जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो ये आपका बन जाता है CaSO4 हाफ H2O, ध्यान रखिएगा CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, CaSO4 हाफ H2O। अब देखिए यहाँ पर क्या था, CaSO4 यहाँ 2H2O था, जब उसे गर्म किए तो यहाँ से आपका 1.5 अणु वाटर का उड़ गया और बच गया आपका हाफ H2O। तो जब आपका 2H2O रहेगा उसके साथ तो आपका जिप्सम हो जाएगा। जब CaSO4 के साथ हाफ H2O रहेगा तो ये आपका पेरिस प्लास्टर हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, देखिए जो क्वेश्चन 44 है आपका क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन का आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र अभी बताएं आपको क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, या इसी को ऐसा भी लिखा रहता है CaSO4 का होल ट्वाइस कर दीजिए इनटू H2O, ठीक है, चाहे आपको ऐसा लिखा रहेगा चाहे आपको ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा CaSO4 हाफ H2O ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। अब देखिए इस ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, हो सकता है आपका ऑप्शन में कहीं मिस्टेक हो गया हो, लेकिन आप इस फार्मूला को ध्यान रखिएगा CaSO4 हाफ H2O ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। तो देखा जाए आपका ऑप्शन बी होना चाहिए, यहाँ पर आपका मिस्टेक हो गया, यहाँ 2 कर लीजिएगा, ठीक है, यानी यहाँ पर हम पा सकते हैं CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा ये फार्मूला होता है, या इसी तरह से ध्यान रख सकते हैं CaSO4 हाफ H2O, दोनों तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आपका किसी भी ऑप्शन में सही नहीं है। क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन का आपका कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबद्ध द्वारा जुड़े हो। अब देखिए इंग्लिश में देखिए करा अ हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय डबल बॉन्ड्स। अब यहाँ पर इंग्लिश में आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा करा कि किस में 2 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। आप पढ़े होंगे क्लास 11th में, डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो हम इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम एल्कीन। क्या बोलते हैं, एल्कीन। इंग्लिश में देखिएगा ALKEEN रहेगा, जब ENE रहेगा तो आप समझिएगा क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, एल्कीन, ठीक है, क्या होगा, एल्कीन। एल्कीन तो ये इसका ध्यान रखिएगा, फार्मूला भी ध्यान रखिएगा, क्या होता है CnH2n होता है। क्या होता है, एल्कीन का CnH2n होता है, CnH2n होता है, और इसमें 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन देखा जाए तो आपका एल्काइन है यहाँ पर, एक सेकेंड, ऑप्शन आपको इधर रहेगा, एल्कीन किस में है, ऑप्शन सी में है, ठीक है। एल्कीन ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा तो आपको समझ में आएगा, एल्कीन ENE रहेगा तो डबल बॉन्ड होगा। एक होता है आपका एल्केन, ठीक है, एल्केन में क्या है, ANE है तब आपका सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। एक होता है आपका एल्काइन, YNE होता है लास्ट में, YNE, तब आपका होगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। एल्कीन यानी एल्काइन होता है पहले, फिर एल्कीन होता है डबल बॉन्ड, फिर आपका एल्काइन होता है ट्रिपल बॉन्ड। तीनों का फार्मूला आप याद रखिएगा। सबसे पहले हम करेंगे एल्केन, ठीक है, जिसमें ANE होता है, और एल्केन में आपका सिंगल बॉन्ड होता है। इसका फार्मूला होता है आपका CnH2n+2 होता है। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। दूसरा होता है आपका एल्कीन,
ENE होता है, जब ही आपका ENE आएगा तो इसमें डबल बॉन्ड होगा और इसका सूत्र होगा CnH2n। और एक होता है आपका एल्काइन, ठीक है, YNE होगा, YNE, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसका सूत्र होता है CnH2n -2 होता है, यानी CnH2n -2 होता है। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों का फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 46 है। क्वेश्चन कह रहा है सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सिरके का रासायनिक नाम आपको पता होगा एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। और इसका फार्मूला भी ध्यान रखिएगा, इसका फार्मूला आपका होता है CH3COOH, क्योंकि आगे जाकर आपका यही क्वेश्चन पूछा गया है कि सिरका का सूत्र क्या होता है। यहाँ तो पूछा है आपका, सिरका में जो अम्ल होता है एसिटिक अम्ल, उसका सूत्र क्या होता है। तो ये आपके आगे जाकर क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए इसको आप याद रखिए, ठीक है। यानी एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। बात एक ही होगी, कौन होगा आपका होगा एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी होगा। फार्मूला क्या होता है CH3COOH, ठीक है। जितना लिखेंगे उतना आपको याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन का आपका सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस क्या होती है। तो ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 49 है। क्वेश्चन का आपका खनिज क्या है। खनिज क्या है। तो खनिज एक अकार्बनिक यौगिक है। खनिज क्या है। खनिज एक अकार्बनिक ठोस यौगिक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 50 है। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1945 में नागासाकी यानी जापान पे गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। यानी जो नागासाकी पर बम गिराया था किसके द्वारा, तो अमेरिका द्वारा गिराया था। ध्यान रखिएगा कब गिराया था, तो ये गिराया था आपका 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका द्वारा एक बम गिराया गया था, परमाणु बम, और उसमें प्लूटोनियम का यूज किया था। किसका, प्लूटोनियम का यूज किया था, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिए, प्लूटोनियम का यूज किया था। 9 अगस्त 1945 को जो नागासाकी पर बम गिरा था उसमें, ठीक है, प्लूटोनियम का यूज किया था। और ध्यान रखिएगा इसमें जो परमाणु बम गिराया था उसका नाम था फैटमैन। क्या नाम था, फैटमैन। फैटमैन इसका नाम दिया था, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यानी 6 अगस्त, एक 9 अगस्त का था, इससे पहले 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा जगह पर, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था और उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया था। जब आपका यह क्वेश्चन पूछा है कि नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसमें कौन सा, यानी कौन सा विस्फोटक का यूज किया था, तो उसमें क्या था, प्लूटोनियम का। तो आगे आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 6 अगस्त 1945 को जो हिरोशिमा पर बम गिराया था उसमें किसका प्रयोग किया था, तो उसमें क्या था, यूरेनियम का प्रयोग किया था। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन का आपका एक ही प्रकार का परमाणु निम्न से किसमें मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न से किसमें मिलता है, तो आपका हो जाएगा प्राकृतिक तत्व में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन का आपका सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, इसे बार बार क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन 2015 में पूछा है, आगे जाएंगे आगे भी आपका क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, तो ये आपका है पोटेशियम। अब देखिए क्रम ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो क्रियाशील धातु का क्रम होता है इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे अधिक आपका होता है पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम का सूत्र क्या होता है, के होता है फार्मूला, पोटेशियम, ठीक। उसके बाद होता है आपका सोडियम, पोटेशियम के बाद सोडियम। इससे कम होता है आपका कैल्शियम, ठीक। उससे कम होता है आपका आयरन। जो आपका ऑप्शन दिया है इसमें सबसे अधिक क्या होगा, पोटेशियम, फिर सोडियम, उससे कम कैल्शियम, फिर आपको होगा आयरन, ठीक है। तो ये क्रम ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस क्रम को आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे अधिक आपका होता है पोटेशियम। कभी कभी क्या करता है, पोटेशियम आपको ऑप्शन में नहीं देगा, तब क्या होगा, उसका जो सेकेंड स्थान पाएगा सोडियम होगा, तो सोडियम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन 53 है, क्वेश्चन आपका कि निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किसे निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं। अब देखिए, जो आपका वाइट मेटल कहते हैं, अब वाइट मेटल किसी एक मेटल को नहीं कहते हैं, किसी एक एलिमेंट को वाइट मेटल नहीं कहते हैं, ठीक है। यानी तो इसका आंसर ऐसे ही आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि ये एक मिश्र धातु है। जो वाइट मेटल होता है वह एक तरह से आपका मिश्र धातु होता है, ठीक है। कोई भी एक एलिमेंट से ये नहीं बने होते हैं, ठीक है। तो आप जिसको ये पता होगा वो आप ऐसे ही ऑप्शन ई लगा कर आते होंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मिश्र धातु होते तो भाई एक ही एलिमेंट से वो नहीं बनेगा, एक से अधिक एलिमेंट से बनेगा। चलिए आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि मिश्र धातु यानी जो वाइट मेटल जो है वो किससे बना होता है, ठीक है। वाइट मेटल जो है वह किससे बना होता है। तो ध्यान रखिएगा, वाइट मेटल में लेड होता है, आयरन, ठीक, लेड होता है, लेड के साथ आपका होता है, लेड के साथ आपका लिथियम होता है, ठीक है। लेड के साथ आपका लिथियम होता है, फिर आपका कैडमियम होता है, कैडमियम होता है, ठीक है। फिर बिस्मथ होता है, जस्ता होता है। तो इस सभी के मिश्र धातु को हम वाइट मेटल कहते हैं, ठीक है, किसी एक एलिमेंट को नहीं कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 54 है, क्वेश्चन क्या आपका, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। तो ये हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन को यूज करते हैं, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 55 है, क्वेश्चन कह रहा है, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। नोबेल मेटल के बारे में देखिए, उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है, प्राप्त होती है। तो इसमें देखा जाए आपका स्टेटमेंट फर्स्ट आपका सही है। सेकंड है कि यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है। तो 1 सही, आपका सेकंड गलत है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा कि ऑप्शन ए होगा केवल 1 आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है, क्वेश्चन आपका आयोडीनकृत लवण में होता है, आयोडीकृत लवण में रहता है, तो यह रहता है आपका पोटेशियम आयोडाइड। क्या रहता है, पोटेशियम आयोडाइड रहता है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड के साथ साथ आपका सोडियम आयोडाइड भी रहता है, यानी सोडियम आयोडाइड भी है, ये भी आपका क्या है, आयोडीनकृत लवण है, ठीक है, सोडियम आयोडाइड। तो आपका ऑप्शन में चाहे सोडियम आयोडाइड दिया हो चाहे आपका पोटेशियम आयोडाइड दिया हो, दोनों होगा आंसर, ठीक है। तो आयोडीनकृत लवण में क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड होता है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 57 है, क्वेश्चन आपका खाने का नमक यानी NaCl किससे बनता है। अब देखिए क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा है और आगे जाकर आपका ये क्वेश्चन मिलेगा, जो शायद आपका 67 या 68 BPSC के आसपास ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, यानी आपका क्वेश्चन रिपीट किया है, आगे मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, खाने का नमक यानी NaCl किससे बनता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जब मिलता है तब NaCl का निर्माण होता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। क्वेश्चन आपका 58 है, क्वेश्चन कह रहा है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है, तो ये आपका है कार्बन। कार्बन सभी में एलिमेंट में होता है, ठीक है, कार्बन, ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन आपका 59 है, क्वेश्चन कह आपका ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ये क्वेश्चन अभी BPSC रिपीट किया है, आगे जाकर आपका ये क्वेश्चन मिलेगा। ये देख लेते कब पूछा है, 59 का क्वेश्चन BPSC कब पूछा है, तो ये आपका 65th BPSC में पूछा है, ठीक है, आगे जाकर ये क्वेश्चन रिपीट किया है। तो क्वेश्चन आपका था, क्वेश्चन था आपका ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किस में, तो ये आपका केरोसिन में, केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, क्योंकि केरोसिन जो है ये आपका हाइड्रोकार्बन से बना होता है, ठीक है, केरोसिन आपका हाइड्रोकार्बन से
बना होता है। तो हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोजन और कार्बन होता है, तो इसमें ऑक्सीजन इसलिए नहीं होता है, ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ध्यान रखिए केरोसिन हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन आपका हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है, तो इसलिए केरोसिन में आपका ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, यानी नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन आपका सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये होता है आपका ब्यूटेन, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है, यानी एलपीजी का प्रमुख घटक है। ध्यान रखिएगा एलपीजी का प्रमुख घटक आपका है ब्यूटेन और प्रोपेन है। अब देखिए ऐसे इसका होना चाहिए आपको यानी केवल ब्यूटेन, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर आपका ऑप्शन ई दिया है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आप ध्यान रखिए जो एलपीजी गैस में होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन, तो इसका दोनों घटक हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन, लेकिन यहाँ का प्रमुख घटक, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका दोनों आंसर होगा, प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होगा। आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, सॉरी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होते हैं आपका एलपीजी में, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो एलपीजी गैस होते हैं ना वो आपका गंधहीन होते हैं, एलपीजी गैस में कोई भी गंध नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं एलपीजी गैस को उसमें गंध देता है। तो गंध देने के लिए, क्योंकि गंध देने के लिए इसमें मरकैप्टन गैस इसमें मिलाया जाता है। ध्यान रखिएगा मरकैप्टन गैस गंध देने के लिए एलपीजी में मिलाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन का 62 है। क्वेश्चन आपका प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो यह है आपका एसोप्रीन का प्राकृतिक रबर क्या है? बहुलक है, ऑप्शन ए होगा। ये भी क्वेश्चन आपका बार बार क्वेश्चन रिपीट किया है, ठीक है। क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन है फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका पूछा है, यानी बीपीएससी क्लास 9 to 10 बीपीएससी शिक्षक भर्ती क्लास 10 to 10 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन आपका टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एकलक बहुलक है? ये आपका टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन आपका कि बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संगठन से बनता है? तो बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बनते हैं, ऑप्शन आपका बी होगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी होगा, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बेकेलाइट का निर्माण होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 66 है। क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन आपका ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड एक वसा है, ऑप्शन सी होगा। ट्राइग्लिसराइड क्या है? यह एक वसा है। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन आपका ग्रेफाइट और हीरे, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी ने दोहराया है, रिपीट किया है। क्वेश्चन है ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना होती है। देखिए आपका क्वेश्चन 67वीं पूछी है और यही क्वेश्चन आपका 69th बीपीएससी में पूछी गई है। आपको दिखा देंगे आगे, ये क्वेश्चन आपका 69th या 68 में पूछा गया है। मुझे लगता है 69th में क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रेफाइट है, हाँ 69th में ही पूछा गया, आगे आपको मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं 67वीं बीपीएससी में पूछा है और 69वीं बीपीएससी में पूछा है, यानी आपका ये क्वेश्चन एक साल गैप करके आपका लगातार एक क्वेश्चन आपको पूछा है। तो इसी तरह से आपका बीपीएससी क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए कहता है आपको क्वेश्चन बैंक को बनाइए। आप बीपीएससी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो बीपीएससी का एक बार क्वेश्चन बैंक को जरूर बना के जाइए, बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन फर्स्ट है उनके पास एक जैसे क्रिस्टल संरचना होती है, गलत है। दोनों का संरचना अलग अलग होती है। उनकी कठोरता समान है, नहीं, हीरा बहुत कठोर होती है लेकिन ग्रेफाइट इतना कठोर नहीं होती है, मुलायम होती है वो। सी है उनकी चालकता समान है, चालकता भी समान नहीं है, क्योंकि देखिए ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का चालक है, जबकि हीरा जो है वो यानी कुचालक है, तो चालकता भी सेम नहीं है। आपका वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजरते हैं, ये सही है, ये सही है आपका, वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजरती है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन आपका टेफ्लॉन निम्न से किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन ये है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन आपका
ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन का आपका बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसका संगठन है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो आपका जो फिनॉल और क्या होगा, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन आपका बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 70 है, ये भी क्वेश्चन का रिपीट कर गया है मिस्टेक से। ट्राइग्लिसराइड क्या है, एक वसा है, ऑप्शन सी होगा। 71 है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कौन सा कथन सत्य है। उनके पास एक जैसी संरचना, क्रिस्टल संरचना होती है, गलत है। उनकी कठोरता समान होती है, ये भी गलत है। उनकी चालकता समान होती है, ये भी गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं 71 का। तो 71 का ऑप्शन डी हो जाएगा, वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन 72 आपका है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। जो पुलिस यानी जो दारू पिया है उसे जांच करने के लिए जो पुलिस जांच करते हैं उसमें फिल्टर पेपर पर क्या होता है। ये आपका होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 73 है। क्वेश्चन कह रहा है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी के मुख्य घटक होते हैं। देखिए आपका एलपीजी का मुख्य घटक वाला पहले भी क्वेश्चन आया था, यहाँ भी आपका क्वेश्चन आया है, यानी क्वेश्चन रिपीट किया है। तो ध्यान रखिए एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है ये आपका होता है ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होता है, ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन कर आपका ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक क्या है। तो ये आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और ओजोन है, और जल वाष्प भी होता है। तो जल वाष्प को भी ध्यान रखिएगा, ये सभी क्या है, ये सभी यानी ग्रीन हाउस गैस है। तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन कर आपका पेट्रोल और डीजल अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। तो पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से क्या होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस उत्पन्न होती है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन कह रहा है साबुन ग्रीज को हटाता है। तो ध्यान रखिएगा ये पैसिकरण द्वारा हटाता है, ऑप्शन बी होगा। साबुन ग्रीज को हटाता है, साबुन ग्रीज को हटाता है पैसिकरण द्वारा, ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन आपका 77 है। क्वेश्चन आपका कि नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग होता है। तो D2O का उपयोग करते हैं मंदक के रूप में, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अम्ल वर्षा में जो होता है ये आपका नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी HNO3, यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक है, इसको आप सुधार लीजिएगा। इसका जो प्रिंट आउट करवाइएगा उसमें आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पर HNO3 होगा, क्या होगा, HNO3 होगा। तो ध्यान रखिएगा HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल ये आपका नहीं अम्ल वर्षा का मुख्य घटक होता है। लेकिन जब भी आपका क्वेश्चन पूछे कि इसका सबसे अधिक कौन सा घटक होता है अम्ल वर्षा में, तो सबसे अधिक इफेक्ट करता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, होता है दोनों, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों होता है अम्ल वर्षा में, ठीक है, लेकिन कहेगा आपका सबसे अधिक कौन होता है, तो ये आपका होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन होगा 79 है। क्वेश्चन कर रहा है सूक्ष्म बर्फ होता है ड्राई आइस। तो ड्राई आइस कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं, और इसमें भी उद्रपातन की प्रक्रिया होती है। ध्यान रखिएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में भी उद्रपातन की प्रक्रिया होती है। आपको पता नहीं चाहिए उद्रपातन क्या होता है, तो उद्रपातन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें कोई भी ठोस सीधे गैस में बदल जाती है, कोई भी ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उद्रपातन कहते हैं। क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी क्वेश्चन रिपीट किया है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। क्वेश्चन 81 है, यहाँ भी क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्म बर्फ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम सूक्ष्म बर्फ कहते हैं, सॉरी ड्राई आइस कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन कर आपका निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं। अब देखिए यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, एक होता है आपका बुझा हुआ चूना, ये भी आपका एग्जाम पूछता है, ठीक है, बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं और अनबुझा चूना किसे कहते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो पहले देख लीजिए अनबुझा चूना किसे कहते हैं, तो CaO इसे हम कहते हैं अनबुझा चूना। जबकि बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, तो CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। तो आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। CaO को बोलते हैं अनबुझा चूना, जबकि CaOH के होल ट्वाइस को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। हालांकि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 83 है, क्वेश्चन कर आपका कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाते हैं, तो ये होता है आपका CO2 के द्वारा, CO2 के द्वारा चूने का पानी दूधिया हो जाते हैं। क्वेश्चन 84 है, क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का प्रमुख घटक है। तो सीमेंट का प्रमुख घटक में देखा जाए तो आपका हो जाएगा आपका चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी और जिप्सम। ये आपका ABC तीनों होगा। आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन आपका 85 है, क्वेश्चन कर आपका कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, विद्युत अपघटय होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 86 है, क्वेश्चन आपका कार के बैटरी में प्रयोग होने वाले अम्ल है, वही क्वेश्चन आपका है। जो देखिए आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपका यानी 1997 से 98 में पूछा गया था, और वही क्वेश्चन आपका यानी 2017 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन रिपीट करता है, आप देख सकते हैं कितना पुराना क्वेश्चन को रिपीट किया है। लगभग 19 साल के बाद ये क्वेश्चन रिपीट किया है। तो कार की बैटरी में प्रयोग होने वाले अम्ल कौन सा है, ये होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 87 है, क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है, किस में कार्बन नहीं है। देखिए हीरा कार्बन का अपरूप है, कार्बन होता है। ग्रेफाइट भी यानी कार्बन का अपरूप है, इसमें होता है। कोयला भी कार्बन का अपरूप है, इसमें भी कार्बन होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। यानी इसमें से सब में कार्बन होता है, किसी में कार्बन ऐसे नहीं कि नहीं होता है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन आपका डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 88 है, क्वेश्चन आपका निम्न में से सबसे सख्त कौन है, तो ये आपको होता है हीरा, हीरा सबसे कठोर होते हैं, इसीलिए हीरा सबसे कठोर होते हैं। इसीलिए यानी ध्यान रखिए, ग्लास को काटने के लिए यानी ग्लास यानी कहने का शीशा को काटने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हीरा का यूज करते हैं, क्योंकि हीरा बहुत कठोर होते हैं। क्वेश्चन 89 है, क्वेश्चन आपका निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु की परिरक्षण हेतु उपयोग होता है, यानी खाने की वस्तु को यानी परिरक्षण के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये करते हैं हम सोडियम बेंजोनेट, किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, सोडियम बेंजोनेट का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 90 है, क्वेश्चन आपका पारद धातु मिश्रण होता है, तो पारद धातु मिश्रण होता है क्या होगा, पारद युक्त मिश्र धातु होती है, ऑप्शन सी होगा, नाम से ही क्लियर है। क्वेश्चन आपका 91 है, क्वेश्चन है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस में मुख्यतः होते हैं। तो जो खाना बनाने वाली गैस है कुकिंग, उसमें मुख्यतः क्या होते हैं, मुख्यतः मीथेन होते हैं, ठीक है, मीथेन होते हैं, ऑप्शन आपका सी होगा। यहाँ पर LPG की बात नहीं किया जा रहा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका LPG की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, LPG की बात नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि खाना बनाने में प्रयोग होने वाली गैस मुख्यतः, तो देखिए जो आपको याद होगा पहले गोबर गैस होते थे, गोबर गैस, इसका बात यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। तो जो इसमें मीथेन आपका होता है, LPG मत समझिए, क्योंकि LPG में आपका ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर LPG की बात नहीं किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 92 है, क्वेश्चन कर आपका कि बायोगैस का निम्न से कौन सा अवयव प्रमुख है। बायोगैस में क्या होता है प्रमुख, आपका होता है मीथेन। बायोगैस में आपका मैक्सिमम क्या होता है, मीथेन होता है। ये आपका लगभग 50 से 75% तक आपका मीथेन होता है बायोगैस में, ठीक है, ऑप्शन ए होगा मीथेन। और ध्यान रखिएगा जो गोबर गैस होता है उसमें भी आपका सबसे अधिक क्या होता है, मीथेन ही होता है। क्वेश्चन 93 है, क्वेश्चन 93 है, क्वेश्चन आपका निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव में होता है। आपको पहले बताए थे कि पारा एक ऐसे धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहते हैं, जबकि ब्रोमीन एक ऐसी धातु है, ये भी कभी एग्जाम पूछे जाते हैं, ब्रोमीन एक ऐसे धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा और इसे भी ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन 94 है, क्वेश्चन का आपका ठोस कपूर से कपूर वाष्प में बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? आपको पता है कि क्या है, ठोस है और किस में बदल रहा है, वाष्प में बदल रहा है, तो क्या होगा, ऊर्ध्वपातन होगा। ऐसे भी आपको पता होगा कि कपूर में क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? जब कोई ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 95 है, क्वेश्चन का आपका कि पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो ये आपका है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ऑप्शन ई होगा। ऑप्शन आपका ई, यहाँ पर ऑप्शन ई लिख दिया लेकिन यहाँ पर डी होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 96 है, क्वेश्चन का आपका नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो आपको पता है कि नींबू में क्या होता है, नींबू में होता है आपका साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन आपका डी होगा। नींबू में साइट्रिक अम्ल होते हैं, इसी कारण से नींबू खट्टा होते हैं। एसिटिक अम्ल किस में होता है? तो सिरका में होता है। सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। क्वेश्चन 97 है, क्वेश्चन का आपका स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो स्टील की कठोरता को प्रदान करने के लिए किसको बढ़ाते हैं? तो यहाँ आपका देखिए ऑप्शन ए में यहाँ मिस्टेक है, यही होगा कार्बन की मात्रा, ठीक है, कार्बन की मात्रा। तो हम आपको जो बोल रहे हैं उसे आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, पीडीएफ जो प्रिंट आउट करवाइएगा तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कार्बन की मात्रा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, कार्बन की मात्रा। तो ध्यान दीजिएगा, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? कार्बन की परसेंटेज इसमें बढ़ाई जाती है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 98 है, क्वेश्चन का आपका किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया? यानी किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया? ध्यान रखिएगा, रेडियम जो है ये पिंच ब्लेंड से प्राप्त करते हैं। अब देखिए आपको पता होगा पिंच ब्लेंड जो है ये आपका यूरेनियम का, पिंच ब्लेंड जो है ये आपका यूरेनियम का अयस्क होता है, ठीक है, यूरेनियम का अयस्क होता है, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में रेडियम भी इसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो पिंच ब्लेंड में कुछ ही मात्रा में आपका रेडियम भी पाए जाते हैं, हालांकि यह यूरेनियम का अयस्क होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका 99 है, क्वेश्चन का आपका कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों? ठीक है, तैरने के तालाब में मनुष्य की त्वचा क्यों जल जाती है? तो क्लोरीन के कारण, ठीक है। अब देखिए तालाब को साफ करने के लिए इसमें क्लोरीन गैस मिलाते हैं, ठीक है, क्लोरीन गैस मिलाते हैं और इसी कारण से मनुष्य की त्वचा जलने लगती है, ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा। 99 का आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 100 है, क्वेश्चन का आपका हाइड्रोजन को जलाने से क्या होगा? हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या होगा भाई? जल होगा, जल बनेगा। हाइड्रोजन को हम जब जलाएंगे तो क्या होगा? जल बनेगा, H2 बनेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 है, क्वेश्चन 101 है, क्वेश्चन का आपका कि हाइड्रोफ्लोरो एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन कर रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतलों में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। किससे करता है? तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से करती है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 102 है, क्वेश्चन का आपका वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट का परत जम जाती है, वह धातु है, तो वह है आपका तांबा, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 103 है, क्वेश्चन कह निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देते हैं? तो ये स्ट्रोंशियम के कारण होता है, ऑप्शन आपका ए होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपका 2022 में बीपीएससी द्वारा पूछा गया है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 104 है, क्वेश्चन कह रहा है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है, नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? तो एक एस्टर है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 105 है, क्वेश्चन कह रहा है घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये एलपीजी के द्वारा चौक हो जाते हैं, ऑप्शन डी होगा।
क्वेश्चन 106 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त करते हैं। तो भाई हेमेटाइट जो है ये लोहा का क्या अयस्क है, तो लोहा के अयस्क से ही हम लोहा प्राप्त करते हैं, तो यानी हेमेटाइट से हम लोहा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 107 है। क्वेश्चन कह रहा है ब्रंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। अब देखिए जब भी आपको एग्जाम में ऐसे दिखे असत्य है तो असत्य है इसका मतलब लिख लीजिए यहाँ पर गलत है। कौन सा कथन गलत है, ठीक है। कह रहा है जल में अधिक विलेय होती है, हल्के पीले रंग का चूर्ण देता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन गैस निष्कासित करती है। तो देखिए बी सी डी सही है लेकिन ए आपका गलत है। ब्रंजक चूर्ण जो होता है वो जल में अधिक विलेय नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन आपका ये जो है वो गलत है। तो आप लोग देखिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा ब्रंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, ठीक है। सिंपल है, ऐसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ब्रंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन 108 है। क्वेश्चन कह रहा है जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं भर्जन कहते हैं, उसे भर्जन नहीं उसे भंजन कहते हैं। यहाँ पर मिस्टेक है, भंजन होगा, ऊपर अंश हो रहा होगा तो भंजन होगा। क्या कहते हैं इसे, भंजन कहते हैं। ऑप्शन आपका ए होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 है। क्वेश्चन नंबर आपका 109 है, सॉरी क्वेश्चन आपका 109 है। क्वेश्चन कर आपका कि जस्ते से एक आयतन भाग इतना को दो आयतन भाग तांबा के इतना से मिलाने पर पीतल बनता है, तो कहा पीतल का घनत्व क्या होगा। देखिए पीतल आपको पता होगा कि जस्ता और तांबा से बनता है और यहाँ आपको दे दिया है कि कैसे बनता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है आपका कि एक भाग जस्ते के एक भाग का आयतन दिया है कितना है 7100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और तांबा के दो भाग यानी तांबा का दो भाग है और प्रत्येक का घनत्व कितना है 8900 इतना किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। देखिए इसका कह रहा क्या जो बनेगा पीतल उसका घनत्व क्या होगा, तो ये दोनों का क्या होगा एवरेज हो जाएगा। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, देखिए जस्ता का एक भाग है इसका 7100 है प्लस तांबा का प्रत्येक भाग कितना है इतना है, लेकिन इसमें दो क्या कर रहा है दो भाग तांबा का यूज करते हैं तो गुने 2 हो जाएगा बटे टोटल, तो एक पार्ट इसका दो पार्ट इसका तो 1 + 2 3 हो जाएगा। इसे आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको हम डायरेक्ट बता रहे हैं, आप कर लीजिएगा। चलिए कर देते हैं। ये आपका 7100 है, ठीक है। इसको 2 से गुना कीजिए, इसको जब आप 2 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आएगा एक सेकेंड 178/00 आएगा बटे 3 कीजिएगा। इस दोनों का आप ऐड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 24,900 बटे 3। 3 से काट दीजिए, 3 × 8 = 24, 3 × 9 8300 किलोग्राम पर मीटर क्यू आएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यू आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा 80 का ऑप्शन बी आएगा 8300 ऑप्शन बी आएगा, सॉरी। क्वेश्चन आपका 110 है। क्वेश्चन का आपका निम्न में से कौन सा पीतल के घटक है, तो पीतल बनता है आपका तांबा और जस्ता से। तांबा और जस्ता से क्या बनता है पीतल बनता है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 111 है। क्वेश्चन कह रहा है जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। अब देखिए यह क्वेश्चन आपका 67वें बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका जगह ऑप्शन ए लंबे समय तक बढ़ता है, ठीक है। तो लोहे में जंग लगने से क्या होता है वजन आपका लंबे समय तक बढ़ता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण के कारण क्या होता है यानी इसमें आयरन ऑक्साइड बन जाते हैं, ठीक है। आयरन ऑक्साइड बन जाते हैं जो इसमें लोहे के वजन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, आयरन ऑक्साइड बनने के कारण लोहा का वजन क्या होता है बढ़ जाते हैं, ठीक है। ऐसे भी आप देखेंगे जंग लगता है तो लोहा का वजन बढ़ ही जाएगा, ऑप्शन ए होगा। देखिए इसका बीपीएससी ने ऑप्शन ए दिया है, ठीक है। इसका बीपीएससी ने ऑप्शन ए दिया है, लेकिन कहा जाए आपका लंबे समय के बाद तो आप देखेंगे कि लोहा में जंग जो लगता है शुरुआती में और उसके बाद बहुत दिन के बाद देखिए आप जंग इसमें से छूटने लगता है, ठीक है, टूटने लगता है। उससे क्या होता है लोहा को भी खा जाएगा। यानी लंबे समय में क्या होना चाहिए था लोहा का वजन कम होना चाहिए था, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर आपका ऑप्शन ए दिया है, यानी लंबे समय तक बढ़ता है तो आपको ऑप्शन ए ही मानना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी आपका ऑप्शन ए दिया है, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 112 है। क्वेश्चन अगर आपका स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु होता है, यानी देखिए स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो ध्यान रखिएगा स्टेनलेस स्टील जो होता है ये होता है लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन, इसका मिश्र धातु होता है लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पर आपका निकेल है, लोहा है, क्रोमियम है, तो लोहा, क्रोमियम, निकेल, ऑप्शन ए और बी दोनों मिला दे तब आपका हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर आपका ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन अगर आपका स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। अब देखिए क्वेश्चन आपका 1992 में पूछा गया था और वही क्वेश्चन आपका रिपीट किया है 2017 में, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट करता है, आप देख सकते हैं। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वो आपको अभी बताए हैं कि लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन का मिश्र धातु होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका ऑप्शन डी या ई नहीं है, एक से अधिक वाला ऑप्शन नहीं है, तो आपको उसमें जो सबसे नज़दीक है उसे चुनना होगा। देखिए लोहा और क्रोमियम है, लोहा ग्रेफाइट तो होता नहीं है, जस्ता होता ही नहीं है, तो लोहा क्रोमियम तो होता है, तो आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, किसमें निगेटिव यानी निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, आवेश होता है। तो देखिए अल्फा किरण, अल्फा में आपको बताए थे हीलियम +2 को कहते हैं क्या, अल्फा कण, इसमें तो आपका पॉजिटिव है। गामा किरण में कोई आपका यानी इसमें कोई चार्ज होता ही नहीं है, ये न्यूट्रल होता है, ठीक। और यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए आपका यानी यहाँ पर होना चाहिए बीटा किरण, ठीक है। इसका आंसर ध्यान रखिएगा बीटा किरण होगा। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका बीटा किरण। बीटा किरण क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। तो बीटा किरण इसका आंसर ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 114 का। क्वेश्चन 115 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण धातु तत्वों के लिए होता है, यानी कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु के लिए होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि धातु वाले को कैसे पहचानेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लास्ट सेल में देखिएगा, आपका लास्ट में आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 रहेगा, चाहे 2 रहेगा, चाहे 3 रहेगा। आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 या 3 रहेगा, तो वो आपका धातु होगा। तो 1, 2, 3 किस में है, ऑप्शन डी में है। देखिए यहाँ पर क्या है, आउटर ऑर्बिट में क्या आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपका क्या है, धातु है। तो याद करने के लिए ध्यान रखिए, जिसके आउटर ऑर्बिट में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका धातु होगा। तो इस ट्रिक को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 116 है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है आपका CO समूह का आवर्त क्रम होता है, यानी बॉन्ड ऑर्डर होता है, ठीक है। क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो CO का बॉन्ड ऑर्डर होता है आपका 3 होता है, इससे भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका सही सा ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेकिन इसे आप ध्यान रखिएगा CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, इसे तो आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन 117 है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। आपको बताएं कि मास नंबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। इसमें देखो प्रोटॉन कितना है, 2 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, तो 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। इसका मास नंबर क्या होगा, 4 होगा। मास नंबर क्या होगा, 4 होगा। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मास नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 118 है। क्वेश्चन करा है सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार होता है, तो ये होता है आपका ध्यान रखिएगा अष्टफलकीय, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 119 है। क्वेश्चन करा आपका कि एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में यानी बाहरी ऑर्बिट में आपका 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के साथ उसका यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, यानी कंपाउंड कौन सा बनेगा, ध्यान रखिएगा। देखिए हाइड्रोजन का आपका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, 4 इलेक्ट्रॉन दिया है, और आपको पता है कि हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये दोनों मिलेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, आपको बता दें कंपाउंड कैसे बनता है। ये जो का दोनों एलिमेंट है X और हाइड्रोजन, क्या होता है, दोनों का बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। यानी X का जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो आपका हाइड्रोजन के पास आ जाएगा, तो X का कितना है, 4 है, तो 4 हाइड्रोजन के पास आ जाएगा, और हाइड्रोजन का 1 है तो यही चला जाएगा X के पास, तो X 1 हो जाएगा। यानी आपका आंसर होगा
XH4, XH4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर XH4, सॉरी यहाँ भी मिस्टेक कर दिया है टाइपिंग वाले, ठीक है। तो XH4 होगा। इसका जो आपको PDF देंगे उसमें आपका करेक्शन क्या रहेगा, ठीक है। PDF जो मिलेगा ना उसमें आपको करेक्शन क्या रहेगा, ऑप्शन आपका सही क्या रहेगा, ठीक है। ये आपको वहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, हम चेक भी नहीं किए हैं, डायरेक्ट आपका क्लास से लेने लगे, लेकिन यहाँ पर उसको चेक करना जैसे पहले, तो मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। आपको जो PDF मिलेगा ना उसमें आपका बिल्कुल सही रहेगा। आपको हम यहाँ बता देते हैं, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा XH4 हो जाएगा, XH4 होगा इसका आंसर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 है। क्वेश्चन कह रहा है बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या होती है। अब देखिए बेंजीन का ध्यान रखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये होता है आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर। इसमें देखिए आपका कितना सिग्मा होता है, तो ये आपको पता है यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो हाइड्रोजन का आपका 6 तो आपका इसे दिख रहा है, ये आपका क्या है सिग्मा बॉन्ड है, और ये प्रत्येक में आपका ये एक एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। 6 इधर हो गया, तो 6 दूनी 12 हो गया सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड किस है, डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहते हैं, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर है, तो आपका इसमें 3 पाई बॉन्ड है। तो 12 सिग्मा है और 3 पाई बॉन्ड है। तो ध्यान रखिएगा बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। और बेंजीन का स्ट्रक्चर आप जरूर ध्यान रखिए, तभी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन पाएगा। प्रत्येक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा रहता है, ठीक है। ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। क्वेश्चन आपका 121 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट दिया है कि शुद्ध जल में नमक के घोल डालने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। क्वथनांक करने का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए जल में जब नमक डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। और हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा शुद्ध जल में जब नमक डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, बिल्कुल सही है। सेकंड है जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, ये भी आपका सही है। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन आपका 122 है। क्वेश्चन कह रहा है भारी पानी वह पानी होता है जिसमें क्या होगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान एक आइसोटोप ले लेता है, और कौन सा लेता है, तो ड्यूटेरियम। जो ड्यूटेरियम होता है वो इसका स्थान ले लेता है, तो D2O को ही तो बोलते हैं हम क्या, भारी जल बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 123 है। क्वेश्चन कह रहा है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप्स वह नाभिक होता है जिसमें, पहले भी बता चुके हैं, आइसोटोप्स में क्या होता है, समस्थानिक, क्या होता है, समस्थानिक। और समस्थानिक मतलब क्या होता है, सेम स्थान। सेम स्थान का मतलब क्या होता है कि परमाणु संख्या सेम। परमाणु संख्या सेम का मतलब क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या सेम। बस यहाँ से आप इसको कोरिलेट कीजिएगा, प्रोटॉन की संख्या सेम होगा तो स्वाभाविक है न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होगा, ठीक है, तब तो मास नंबर आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में है, प्रोटॉन की संख्या सेम रहेगा, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होगा, डिफरेंट रहेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 124 है। क्वेश्चन कह रहा है दूध उदाहरण है, तो दूध आपका उदाहरण है कोलाइडी बिलियन का, ऑप्शन आपका बी होगा। आगे चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी में आपका इमल्सन है, तो दूध देखिए ये कोलाइडी बिलियन और इमल्सन दोनों का उदाहरण है, ऑप्शन आपका बी और सी दोनों होगा, ठीक है, इसका बी और सी दोनों होगा। क्वेश्चन 125 है। क्वेश्चन कर आपका कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, ये बनता है आपका ग्लूकोज, ऑप्शन सी होगा। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, C6H12O6 होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आज इतना ही तक रहने दीजिए, थोड़ा सा काम हो गया इसलिए आपको यहाँ आप कंप्लीट नहीं करा पाएंगे। अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे आपका कि इसे पूरे कंप्लीट करवा दें। इसमें आपका 190 क्वेश्चन है, ठीक है, 190 क्वेश्चन है, तो 125 क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, और आपका जो बाकी क्वेश्चन है वो आपको हम अगले क्लास में करवा देंगे। आज ही इसे कंप्लीट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा काम हो गया इसलिए बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए आज हम नहीं करवा पाएंगे, तो आज के लिए थोड़ा सॉरी। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।